राहुल गांधी को मैं शक की नज़र से देखता था कि इनमें कोई दम है कि नहीं। मुझे लगता था कि खाम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जब इनका कामयाब नहीं हो रहे तो क्यों आना चाह रहे हैं। हर आदमी को ज़रूरी है कि नेता बने। मैं मानता हूं कि देश कब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यूपी आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक यूपी में जान नहीं आएगी। और यूपी का पिछड़ापन जो है देश का पिछड़ापन है। यूपी में तो योगी जी ने जान डाली थी। नहीं, योगी जी के कहने की बातें हैं, आज भी हर मापदंड पे पिछड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। पार्टियां छोड़नी क्यों पड़ी बार बार आपको? इन लोगों को सवाल पूछने वाला आदमी नहीं पसंद। इन तो पसंद है कि जो सुबह की जय शाम की जय करे। बाहर अगर ना पूछूं, अंदर तो मैं पूछता था, और अंदर जब मैं सवाल पूछता था इनको कड़वे लगते थे। परिवार का आदमी है तो ठीक है, परिवार से बाहर का अगर कोई है तो फिर इन्हें दिक्कत हो जाती है। और अगर इत्तेफाक से मुसलमान भी है तो मुसलमान ऐसा चाहिए जो वोट लाने की मशीन हो। वो कहते रहे भाई हम क्या करें, हमें तो ऐसे ही लोग मिलते हैं, मुसलमानों में कोई हमें पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते। मोदी जी का जो ऑरा है वो तो अभी हशर वही हो रहा है जो कांग्रेस का हुआ था कि पूरी पार्टी सवार है कि वो बिहार का इलेक्शन हो कि पंचायत का इलेक्शन हो, मोदी जी को लड़ना है सब जाके। तो मोदी जी कहाँ तक लड़ेंगे? अब पार्टी नीचे काम नहीं कर रही, वहाँ वही इसको हो गया जो कांग्रेस में हो रहा था। बीजेपी का जनता नीचे अपने एमपी को वोट नहीं देना चाहती, एमएलए को वोट नहीं देना चाहती, मोदी जी के नाम पे वोट देती है। कांग्रेस जो है राहुल गांधी की लीडरशिप में 100-150 सीटें ले आएगी तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब भारतीय राजनीति के गवाह रहे हैं। नेहरू से लेकर मोदी तक के प्रधानमंत्रियों को करीब से देखा, इंदिरा गांधी से इंटरव्यू किया और नरेंद्र मोदी से दंगों पर सीधे सवाल भी दागे। हाल ही में उनकी किताब आई विटनेस ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। आज हम जानेंगे शाहिद सिद्दीकी साहब से राजनीति, मीडिया और लोकतंत्र पर उनका साफ और बेबाक नजरिया। आपका स्वागत है। तो एक इतना लंबा अरसा जी पत्रकारिता, राजनीति, मतलब ऐसे अनुभव सिद्दीकी साहब तो गिने चुने लोगों को ही मिलता होगा। मैं तो समझता हूँ कि ऊपर वाले की मेरे पे बड़ी कृपा रही कि मैंने इन हालात को देखा और मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ राजनीति भी और पत्रकारिता भी बचपन से थी। अखबार के दफ्तर में मैं पैदा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे सब कुछ बहुत करीब से देखने का मौका मिला। और मेरे पिताजी की वजह से मुझे सारे नेताओं से भी करीब आने का मौका मिला, क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे। और जब पार्टीशन हुआ है तो मेरे पिताजी लाहौर से दिल्ली आ गए, क्योंकि वो जिन्ना के पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं थे। वो विरोध करते थे टू नेशन थ्योरी का। और इसलिए मैंने जो 15 अगस्त को मैं पैदा हुआ तो देश की आज़ादी, देश का संविधान, देश का रिपब्लिक, इस सब के साथ मेरा जो है वो खून, बचपन का नाता है मेरे, उसमें है, खून में है ये पूरा देश। जी, मुझे लगता है कि 15 अगस्त को पैदा हुए, आपकी पैदाइश है, इसी कारण से आप हर महत्वपूर्ण घटना में आप वहाँ मौजूद रहे जो देश में। हाँ, इत्तेफाक है। और कुछ पता नहीं क्या है कि मैं, और एक कारण ये भी रहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें एंटिसिपेट कर लेता था, क्योंकि मैंने जितनी पॉलिटिक्स को समझा था और देश को समझा था, आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें एंटिसिपेट कर लेता हूँ। लोग कहते हैं आपको कैसे पता लग जाता है? मेरे कोई ऊपर से नहीं आता, मैं, क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर है ये एनालाइज कर लेता है डिफरेंट चीज़ों को, और मैं देख पाता था। तो अक्सर मैं पहुंच जाता था ऐसी जगहों पर कि जहां पर कुछ होने वाला होता था या हो गया होता था। लेकिन एक अखबार के दफ्तर में पैदा होना, आपके पिताजी एक अखबार निकालते थे। हाँ जी। और फिर उसमें बिल्कुल उस अखबार के साथ भी जी तोड़ मेहनत करना जी। और इंदिरा जी का इंटरव्यू करना, इंदिरा जी को करीबियत से जानना, बांग्लादेश विभाजन जब हुआ, बांग्लादेश बना गठन जब हुआ 71 में, तो उस समय वहाँ मौजूद रहना, मतलब नंगे पांव देश घूमने निकल जाना। हाँ, कि देश की खुशबू आप महसूस कर, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। पागलपन एक होता है ना, तो एक पागलपन था मेरे अंदर, फुतूर था इस देश की मट्टी से जुड़ने का, इस देश को समझने का, पहचानने का और बनाने का। तो उस फतूर ने ही मुझे राजनीति में भी लाया, वो फतूर ने पत्रकारिता भी कराई, उसी से मेरे झगड़े भी कराए, पार्टियों से निकाला भी गया भी। राजनीति में ये सोच के आया कि
शायद देश के विकास में बनाने में कोई रोल अदा कर सकें। हमें लगा, शिकायत करते हैं नेता के पढ़े लिखे लोग तो आप दूर रहते हो, आप आते नहीं हो, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हो, कभी इसमें हिस्सा नहीं लेते। हमने कहा अच्छा हम आएंगे। गए, देखा कीचड़ के अंदर गए, पता लगा बहुत ज़्यादा कीचड़ है, खुद भी आप कीचड़ में डूब जाते हो, आप कीचड़ को साफ नहीं कर पाते। तो फिर बल्ली मारान का रहने वाला लड़का वो यूपी से चुनाव लड़ता है, मतलब जाहिर सी बात है आपके पिताजी यूपी में रहने लगे थे। जी। लेकिन मुजफ्फरनगर और बिजनौर ये कैसे होता है, मतलब क्या यात्रा कैसे? मेरे पिताजी तो यूपी से थे, गाजीपुर से, मेरी माताजी सहारनपुर से थी, तो पूरा यूपी मेरे अंदर समोया हुआ था। दिल्ली में मैं पैदा ज़रूर हुआ, लेकिन मैं दिल दिमाग मेरा जो है हमेशा यूपी के लिए रहा, धड़कता रहा यूपी के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत गहरा संबंध था। यूपी पार्लियामेंट्री पार्टी के सेक्रेटरी भी रहे थे वो 1930s में, 40s में, जब राष्ट्रीय आंदोलन पीक पर था। तो इसलिए यूपी के जितने नेता थे वो मेरे घर पे आते थे। मैंने किताब में लिखा भी है बचपन में कि गोविंद वल्लभ पंत जी के पास मैं पिताजी के साथ जा रहा हूँ, ये पंडित नेहरू पे जा रहा हूँ, ये रफ़ी अहमद किदवाई पे जा रहा हूँ। तो ये सारे यूपी के लीडर थे। तो यूपी की राजनीति मेरे घर में दिन रात बात होती थी, तो यूपी मेरे अंदर इसलिए समाया हुआ था। और यही वजह थी कि यूपी में मैं हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। जब मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले 2 बार मैं इलेक्शन लड़ा, एक बार मुजफ्फरनगर से और एक बार बिजनौर से। तो कारण यही रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ जाके राजनीति करना और काम करना और लोगों की सेवा करना आसान था। और आज भी मैंने इलेक्शन तो 2009 में लड़ा था, लेकिन आज भी मैं गांव-गांव से, बिजनौर के, मेरठ के, सहारनपुर के गांव-गांव से मैं जुड़ा हुआ हूं। और वहाँ पे जो भी शिक्षा के कार्यक्रम हैं, विकास के कार्यक्रम हैं, सोशल वर्क के कार्यक्रम हैं, मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि देश कब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यूपी आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक यूपी में जान नहीं आएगी। और यूपी का पिछड़ापन जो है देश का पिछड़ापन है। यूपी में तो योगी जी ने जान डाली थी। नहीं, योगी जी के कहने की बातें हैं, आज भी हर मापदंड पे पिछड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। वो तो गुजरात में भी जान डाल दी थी, लेकिन गुजरात की भी हालत और यूपी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। यूपी को मैं उस स्तर पे देखना चाहता हूँ, क्योंकि यूपी, देखिए सारा देश यूपी से बना है। चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे गालिब हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ हुआ है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सब यूपी से ही निकला है। तो हमारी गंगा जमुना जो है इसी से जन्मता है हमारे देश की परंपरा। और इसीलिए इसका जो पिछड़ापन हुआ, अंग्रेज़ों ने आके जिस तरह इसको पिछाड़ा, वरना यूपी सबसे आगे होता था पूरे देश के अंदर, तो उसको दोबारा से वो नंबर 1 मुझे चाहिए यूपी। आप सिर्फ ये कह के कैसा वो अच्छा हो गया, थोड़ा ठीक हो गया, पुल बना दिया, सड़क बना दी, नहीं। यूपी का जो शिक्षा के रूप में विकास होना चाहिए, यूपी जो है वो आधा देश बसता है उसके अंदर। तो ये इसलिए मैं यूपी पे मेरा ज़्यादा ध्यान है। दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन है, मेरा अंदर बसता है यूपी। लेकिन यूपी के तमाम पार्टियों का स्वाद भी आपने चख लिया। बिल्कुल, बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि मेरा मानना है कि ये पार्टियां जो हैं आपस में सिर्फ नेताओं की वजह से, ये अपनी जात बरादरी की वजह से अलग अलग है। इनकी विचारधारा एक है। मैं बीएसपी और एसपी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं मानता। मेरे घर पे बैठ के मुलायम सिंह और काशीराम को मैंने मिलवाया था, मीटिंग कराई थी। काशीराम की बीएसपी को बनाने में मेरे अखबार का और मेरा हाथ था, और मुलायम सिंह को भी आगे बढ़ाने में मेरा हाथ था। तो मैं कभी इनसे अनदेखा नहीं रहा। और कांग्रेस के साथ भी मेरा मानना है, ये सारी पार्टियां, चाहे आरएलडी है, चाहे कांग्रेस है, ये विचारधारा के हिसाब से एक ही हैं, लेकिन सिर्फ इसमें आपस में टकराव इसलिए है कि इनके जो नेता हैं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो वो आपस में टकराते हैं। हाँ, बीजेपी और बाकी जो ये पार्टी हैं उनके बीच एक विचारधारा का मतभेद है। तो इसलिए मैं बीजेपी में नहीं गया कभी, क्योंकि विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन मैं समाजवादी और बीएसपी की विचारधारा से मेरा कोई टकराव नहीं है। तो पार्टियां छोड़नी क्यों पड़ी बार बार आपको? मतलब आप एसपी, बीएसपी, फिर आरएलडी? इसके बहुत से अलग अलग कारण हैं। कांग्रेस तो मैंने छोड़ी 91 में मैंने ज्वाइन की, राजीव जी के देहांत के बाद। जब मुझसे आके कहा कि अपने दोस्त के सपने पूरे नहीं करोगे, तो इमोशनल हो गए, मैं पॉलिटिक्स में आया, वरना मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता। और 99 में मैंने छोड़ा, जब मुझे लगा कि सोनिया गांधी जो हैं
वो रियलिटी को नहीं समझ रही हैं। उनके लोग उनसे कह रहे थे कि अब आप आ गई, अध्यक्ष हो गई। मैं उस वक्त कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल का ऑल इंडिया का चेयरमैन था, और मैंने सोनिया जी से कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है 200 सीटें नहीं ला सकती, उसको कोलिशन पॉलिटिक्स को डेवलप करना होगा। और बाकी लीडर उनको समझा रहे थे कि नहीं, अब तो आप आ गए, अब तो 300 सीटें, अब तो अकेली कांग्रेस बनाएगी, हम तो कमाल हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, और यूपी में कांग्रेस ख़त्म हो गई थी। तो मुझे लगा कि यूपी की पॉलिटिक्स अगर मुझे करनी है तो कांग्रेस से नहीं होगी। मैं समाजवाद मैंने छोड़ दी। तो मेरे छोड़ने के चंद दिन बाद ही मेरे घर पर मुलायम सिंह और अमर सिंह आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी मदद कीजिए, आप हमारी पार्टी में आ जाइए। तो मैं उनकी पार्टी में गया, उनकी मदद की, और मैं उनके साथ फिर जुड़ा रहा 99 से लेके 2008 तक। 2008 में मैंने तब रिज़ाइन किया जब अमर सिंह से मेरा टकराव हुआ, और न्यूक्लियर डील पे रातों रात समाजवादी पार्टी ने अपना विचारधारा बदल ली। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं नहीं बदलता, पार्टी बदल जाती है अचानक। और जब पार्टी बदल जाती है तो मैं जानता हूँ कि एज अ पार्टी मेंबर मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ करने की हद होती है। जहां राष्ट्रीय हित का मामला आता है वहां मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और वैसे भी आप पत्रकार थे, सवाल पूछना था। और इन लोगों को सवाल पूछने वाला आदमी नहीं पसंद। इन तो पसंद है कि जो सुबह की जय शाम की जय करे। तो मैं बाहर अगर ना पूछूं, अंदर तो मैं पूछता था, और अंदर जब मैं सवाल पूछता था इनको कड़वे लगते थे। परिवार का आदमी है तो ठीक है, परिवार से बाहर का अगर कोई है तो फिर इन्हें दिक्कत हो जाती है। और अगर इत्तेफाक से मुसलमान भी है तो मुसलमान ऐसा चाहिए जो वोट लाने की मशीन हो, सिर्फ भेड़ बकरियों की तरह चरा के वोट ले आए। लेकिन अगर वो सवाल पूछे, अगर वो अर्थव्यवस्था पे सवाल करे, देश नीति पे, तो कहते तुम्हारा क्या मतलब भाई, तुम तो माइनॉरिटी की बात करो। मैं नहीं करता था। मैं तो बाकी सारे सवाल, क्योंकि मेरी विचारधारा, मेरी सोच जो है व्यापक है, अंतर्राष्ट्रीय है, कोई वो एक जगह छोटी सी नहीं है। तो मुझे वो दिक्कत हुई। इसी वजह से मैं जिस भी पार्टी में गया मैंने जाके वहाँ सवाल उठाए, और पार्टी के हित में, लीडर के हित में कि क्या होना चाहिए। लेकिन लीडरों को हमारी देश में, एक देश की बड़ी विडंबना है कि कहने को हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी हैं, सब फ्यूडल हैं। सब में जो है वो ऑटोक्रेसी है। वहाँ लीडर के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। आप कैसे डेमोक्रेट हो जाएंगे बहुत बड़े? तो सारे लीडर जो हैं खुद डेमोक्रेट नहीं है, लेकिन देश के लोकतंत्र की बात करते हैं। मतलब बीजेपी सिर्फ अकेली ऐसी पार्टी नहीं है? बीजेपी में भी ऐसा नहीं। बीजेपी में भी आरएसएस डिसाइड करती है, और आरएसएस में इलेक्शन नहीं होता। जो संचालक होते हैं वो अपना अगला नॉमिनेट करके जाते हैं। जो प्रेसिडेंट भी होता है वहाँ पे कोई ऐसा इलेक्ट नहीं होता। बीजेपी के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होते। जो ऊपर के 2-4 लोग हैं बैठ के वो डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि कहने को दिखावा तो कांग्रेस के अंदर भी है। पूरा वर्किंग कमेटी मिलती है, और पार्लियामेंट्री पार्टी मिलती है, और पूरा प्रोसीजर है। लेकिन सबकी निगाहें रहती हैं कि क्या चाह रहे हैं जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, जो सोनिया गांधी चाह रही हैं, जो राजीव चाह रहे हैं, इंदिरा चाह रहे हैं। बाकी सब उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। चलिए एक एक करके आते हैं। अगर जैसे आप तमाम पार्टियों जिनके साथ आप रहे, अगर हम कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर बात करें तो दुर्दशा की वजह क्या देखते हैं, चूंकि आप तो अंदर रहे हैं? जी, दुर्दशा तो काफ़ी समय से शुरू हो गई थी। उसकी बुनियाद तो 1947 में ही पड़ गई थी। वजह यह कि कांग्रेस कभी भी एक पार्टी नहीं थी, इट वाज अ प्लेटफॉर्म। जो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इट वाज अ प्लेटफॉर्म, जो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए थे, जिसमें जो हिंदू महासभा विचारधारा के लोग भी आ गए थे, जो कम्युनिस्ट थे वो भी आ गए थे, सोशलिस्ट भी आ गए थे। वो लोहिया हों या EMS नंबूदरी-पद हों या ज्योति बसु हों या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, तो अलग अलग विचारधारा के लोग एक आ गए थे, क्योंकि कॉमन एनिमी का मुकाबला करना था। कॉमन एनिमी कौन था? अंग्रेज। कॉमन गोल था। गोल क्या था? देश की आज़ादी। एक बार आज़ादी मिल गई तो सब बिखरने शुरू हो गए। तो कांग्रेस को अपने को रीइन्वेंट करना था। कांग्रेस रीइन्वेंट नहीं कर पाई। कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई की जो मोमेंटम था, उस मोमेंटम पे पंडित नेहरू के ज़माने में आगे बढ़ाती गई, बहुत काम किया। मतलब मैं सलूट करता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, मौलाना आज़ाद को। इन लोगों ने उन हालात में इस देश को बनाया है जबकि देश में कुछ नहीं था, कोई चीज़ नहीं बची थी। अंग्रेज़ लूट के, खसोट के, चूस के चला गया था। उस वक्त में इतनी मुश्किलों के अंदर पार्टीशन हुआ था, लाखों लोग इधर से उधर गए थे, सब कुछ, और छोटे छोटे राज थे, उनको जोड़ना था, एक देश बनाना था। अभी सब चीज़ बनानी थी। तो जिसको कहते हैं स्क्रैच से इन लोगों ने बनाया। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस का जो है पतन होना शुरू हो गया।
ख़ास तौर पे जब मिसेस इंदिरा गांधी ने 69 में कांग्रेस के 2 टुकड़े किए तो जितने रीजनल लीडर्स थे उनको काट के बाहर फेंक दिया और उन्होंने अपनी अथॉरिटी अपने हाथ मुट्ठी में ले ली। जब आपने मुट्ठी में ले ली तो फिर जो रीजनल लीडर्स थे कांग्रेस के वो कठपुतलियां आने शुरू हो गए। जो असली लीडर थे कामराज जैसे, अतुल्य घोष जैसे, क्या कहते हैं, पाटिल, SK पाटिल, ये सारे पावरफुल रीजनल लीडर्स थे कांग्रेस के। ये एक तरह की कोलिशन थी कांग्रेस की, रीजनल कोलिशन। उन सबको जब बाहर कर दिया गया तो फिर उनकी जगह पर अपोजिशन के लीडर उभरने शुरू हो गए, चाहे वो ज्योति बासु थे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यहाँ से छोड़ के चले गए, कांग्रेस से छोड़ के चले गए, या कर्पूरी ठाकुर एमर्ज कर गए बिहार में, या दूसरे जो लीडर थे वो आहिस्ता आहिस्ता एमर्ज कर गए जो अपोजिशन के लीडर थे। अपोजिशन पार्टियां मजबूत होनी शुरू हुई। तो 67 में काफ़ी राज्यों में कांग्रेस हारी थी जब मिसेस इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री। और उसके बाद और 62 और 65 की जंग से भी झटका लगा था कांग्रेस को। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पतन हो रहा था। ये पतन इत्तेफाक से रुका। एक तो मिसेस गांधी ने जो 71 की वॉर हुई, जो पाकिस्तान को हराया और 2 बांग्लादेश बना, उससे एक नई ऊर्जा मिली, एक नई पहचान मिली, एक नई ताकत मिली कांग्रेस को भी, इंदिरा गांधी को भी। लेकिन वो इंदिरा गांधी की पहचान ज़्यादा थी, कांग्रेस की कम थी। और कांग्रेस के अंदर क्या खराबी आ गई कि सारे कांग्रेसियों ने काम करना बंद कर दिया ज़मीन के ऊपर। उन्होंने समझ लिया कि इंदिरा गांधी है, ये वोट दिला देंगे, हमें और कुछ नहीं करना। इंदिरा गांधी के नारे से, इंदिरा गांधी की बात से हमें वोट मिल जाएगा। उन्होंने परिवार के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दिया। मेरी थ्योरी है कि परिवार सवारी नहीं कर रहा है कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर मिलकर परिवार पे सवारी कर रहे हैं। वो परिवार को चाहते हैं कि परिवार हमारे यहाँ इंदिरा जी आ जाएं, वोट मिल जाएगा हमें। एक भाषण कर दें, जैसे बीजेपी कर रही है, मोदी जी पे डिपेंड कर रही है, तो उस वक्त इंदिरा जी पे डिपेंड कर रही थी। इंदिरा जी का मेरा अपना मानना है कि अगर बुरा हुआ लेकिन इंदिरा जी का असैसिनेशन नहीं होता तो शायद कांग्रेस 400 सीटें नहीं लाती राजीव के वक्त में। और पतन तो हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लीडरशिप खत्म, ज़मीन पे लीडरशिप खत्म हो रही थी, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो रही थी। और मुझे याद है कि मैंने 99 में जब रिज़ाइन किया था तो मैंने सोनिया जी से कहा था और एक नोट भी बना के दिया था उस वक्त अहमद पटेल को और इनको, कि कांग्रेस पार्टी को सारा फोकस करना चाहिए अपने संगठन को ज़मीन पे बनाने में, क्योंकि कांग्रेस के पास मुझे लग रहा था वर्कर नहीं लीडर हो गए बहुत। तो जब से कांग्रेस के पास लीडर हैं, और वो लीडर भी सही मानों में लीडर नहीं हैं, वो सिर्फ दिखावे के लीडर हैं। अच्छा कुर्ता पजामा पहनते हैं, अच्छी गाड़ी में आते हैं, अच्छा भाषण कर लेते हैं, लेकिन जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी पार्टी डिपेंडेंट हो गई इंदिरा गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, राजीव गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। तो बेचारा राहुल गांधी अपने कंधे पे ये लेके घूम रहा है टूटी फूटी कांग्रेस, जो उसकी तरफ देखती है हर चीज़ के लिए, खुद कुछ करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस के पतन की एक वजह यह रही है, जब तक कांग्रेसी नहीं खड़े होंगे और कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजिकल फोकस नहीं बनाएगी, तब तक कांग्रेस अपने को रीइन्वेंट नहीं कर पाएगी। कभी मतलब राहुल गांधी की जो स्थिति है उसको देखकर आपको दयनीय लगता है कि मतलब? नहीं, मैं राहुल गांधी की को एक बात के लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैं शुरू में नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं करने लगा हूं कि उसके अंदर ज़बरदस्त आग है इस देश के काम करने की। क्योंकि आग ना होती तो इतनी हार के बाद कोई रहता नहीं। उसके पास पूरा मौका है दुनिया में कहीं भी जाने का, उसके पास मौका है कुछ और करने का, ज़िंदगी आराम से शांति से गुजारने का, सड़कों पे धक्के खाने का, मार खाने का नहीं। उसे मिल कुछ नहीं रहा। उसको कुछ ऐसा कुछ सत्ता पावरफुल, उसको सत्ता वैसे ही मिली हुई है, उसको पहचान वैसे ही मिली हुई है, उसको दौलत वैसे ही मिली हुई है, उसको इंटरनेशनल पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनी हुई है उसके परिवार की वजह से। उसे कुछ लेना नहीं है, वो देने को। और बार बार हारने के बाद मैंने नहीं देखा दूसरा लीडर ऐसा जो इतनी मार खाकर भी खड़ा हो जाए, फिर बार बार गिरता है, खड़ा होता है। और मैं आदमी की पहचान इसी से करता हूँ, जो गिरने के बाद खड़ा होता है और बार बार खड़ा होता है, वो फिर आदमी के अंदर बड़ी आग है, बड़ी जान है। तो आज नहीं तो कल राहुल गांधी एमर्ज करेंगे। मैं राहुल गांधी को, मैं से सोनिया जी नाराज़ भी हो गई थी, मेरे अखबार में एक हेडिंग लग गई थी कि पप्पू पास हो गया, तो उस बात से बहुत नाराज़ हुए थे लोग और बहुत कहा गया था। जबकि मैंने पॉजिटिव सेंस में वो आर्टिकल लिखा था कि शुरू में जो पप्पू था वो अब जो है थोड़ा समझ के साथ काम करने लगा है। लेकिन वो बहुत, मुझे मालूम है कि सोनिया जी के पास वो अखबार गया था तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी कि राजीव जी के इतने दोस्त थे, ऐसे कैसे लिख लिया। हालांकि मैंने नहीं लिखा था आर्टिकल, लेकिन बहरहाल। तो मेरा लेकिन कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी
को मैं बहुत शक की नज़र से देखता था कि इनमें कोई दम है कि नहीं। मुझे लगता था कि खाम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, जब इनका कामयाब नहीं हो रहा तो क्यों आना चाह रहे हैं, हर आदमी को ज़रूरी है कि नेता बने। लेकिन फिर पता लगा कि नहीं, वो नेता बनने की उसमें आग है, और वो उसको ये एहसास है कि मेरे बाप दादा की जो परंपरा थी उसको मुझे लेके चलना है। देखिए, राजीव को प्लेट में सजा के मिली, राजीव गांधी को वो तो आना भी नहीं चाहते थे, वो आना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती आए। प्रियंका आना चाहती थी लेकिन आ नहीं पाई, शादी और दूसरी चीज़ें हुई। लेकिन राहुल को मुझे लगता है कि शुरू से उसके मन में था, और ये मुझसे काफ़ी करीब के लोगों ने कहा कि राहुल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है। तो राहुल उनमें से था, संजय की तरह से, कि जो बचपन से जिसको था कि पॉलिटिक्स, उसने अपने जब देखा अपनी दादी को का मर्डर होते हुए, अपने बाप का मर्डर होते हुए छोटी उम्र में, तो उसके अंदर कहीं एक पैदा हुई कि मुझे लड़ना है और मुझे खड़े होना है। शायद सोनिया गांधी भी नहीं चाहती नहीं कि वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन वो आना चाहता था, तो आया है। और मैं समझता हूँ कि परिवर्तन तो एक नेचर का उसूल है। अब कांग्रेस उस तरह तो नहीं आएगी, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस कोई 300 सीटें लेके आ सकती है। हाँ, कांग्रेस जो है राहुल गांधी की लीडरशिप में 150, अगर 100, 125, 150 सीटें ले आएगी तो फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, और सरकार अगर ना भी बने तो सरकार की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। लेकिन ये दूर की कौड़ी नजर आ रही है। दूर की नहीं, मुझे अब अगले 2, 4, 5 साल में ही होता नजर आ रहा है, दिख रहा है। हाँ, अब 240। मोदी जी का जो ऑरा है वो तो अभी नहीं, ऑरा अपनी जगह पर है, लेकिन जो पार्टी है वो भी हशर वही हो रहा है जो कांग्रेस का हुआ था, कि पूरी पार्टी सवार है कि वो बिहार का इलेक्शन हो कि पंचायत का इलेक्शन हो, मोदी जी को लड़ना है सब जाके। तो मोदी जी कहाँ तक लड़ेंगे? अब पार्टी नीचे काम नहीं कर रही, वहाँ वही उसको हो गया जो कांग्रेस में हो रहा था 1947 से, जो अगले 20-30 साल जो हो रहा था। तो अगर कोई भी पार्टी सत्ता में रह जाती है बहुत देर तक, तो उस पार्टी के अंदर हर तरह का करप्शन आ जाता है, और ढीलापन आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है। और तो वो बीजेपी में भी आई है। बीजेपी का जनता नीचे, मतलब अभी तक तो अपने एमपी को वोट नहीं देना चाहती, एमएलए को वोट नहीं देना चाहती, मोदी जी के नाम पे वोट देती है। वो एमपी को नहीं देती, उसको तो हराना चाहती है वो मजबूरी में। लेकिन वो बार बार नहीं हो सकता कि आप नीचे काम ही ना करें, नीचे ढीलापन हो, तो वो हो रहा है। चूँकि आपके वालिद साहब ने ये सोचा कि नहीं, मुझे 2 नेशन थ्योरी पे वो डिसएग्री करते थे, और हिंदुस्तान को चुना उन्होंने। और जाहिर सी बात है 15 अगस्त को आपका जन्म भी हुआ, मतलब राष्ट्र की को लेकर जो भावना है कूट कूट कर भरी है। जी। लेकिन जो अभी आप देखते हैं मौजूदा सरकार में, हिंदुत्व का झंडा कब तक बुलंद रहेगा? मतलब क्या उस पर वोट मिलता रहेगा? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ पत्रकार के चश्मे से। नहीं, मैं पत्रकार, मैं जो भी जवाब दे रहा हूँ पत्रकार की हैसियत से दे रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि ये जो है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बहुत गहराई से पढ़ने की, जानने की कोशिश की है। और जो व्यापक उसकी जो सोच है हिंदू धर्म की, उसके अंदर सबको समो लेने की जो शक्ति है वो कमाल की है। और इसी वजह से यहाँ पे इस्लाम आया, लेकिन उस तरह से प्रभावित नहीं हो सका, माइनॉरिटी में ही रहा, वरना जहाँ भी दुनिया में गया मेजॉरिटी बन गया। कि इस हिंदू धर्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी, और जिस दिन आप हिंदू धर्म को रिजिड बनाओगे, सख्त बनाओगे, तो फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो हिंदू धर्म जो है वो हिंदुत्व नहीं है, सनातन धर्म की जो बुनियादें हैं वो हैं। लेकिन हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है उसका जातिवाद। तो जातिवाद जो है वो उसको अंदर से खोखला करता है, और इसमें बीजेपी ने कोशिश की है कि जातिवाद को तोड़ के हिंदू एक हो जाएं, लेकिन वो एक पॉइंट के आगे नहीं हो सकते, क्योंकि जातिवाद और जो व्यापकता है हिंदुत्व की, उसके बीच एक कहीं टकराव पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि मेरा मानना है कि हिंदुस्तानी जो है, हिंदू जो है इस देश के, जो मेजॉरिटी है, वो बुनियादी तौर पे सेकुलर है, बुनियादी तौर पे बड़े दिल का है, खुले दिल का है। वो बहुत देर तक नफ़रत की यहाँ पर खेल नहीं चलता। यहाँ का मुसलमान भी ऐसे ही है। यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान जैसा नहीं है, अरब जैसा नहीं है, अफ़गानिस्तान, ईरान जैसा नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल अलग है, और ये इसलिए है कि उसकी खून में, उसकी मट्टी में ये भारतवर्ष बसता है। और इस भारतवर्ष के अंदर जो खुलापन है,
जो सोच के अंदर, जो विचारधारा में वो अलग है। इसलिए यहाँ पे ये नफ़रत की राजनीति बहुत देर नहीं चलेगी। ठीक है, वक्ती तौर पे चली है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी, और जैसा कि संघ इस बात को समझ रहा है, मोहन भागवत जी इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो अब उसको नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसलिए समझ रहे हैं कि ये जो बियॉन्ड अ पॉइंट कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं चलती। अगर आप बहुत ज़्यादा सख्ती करोगे एक हद से आगे, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। लेकिन आपने अपने राजनीतिक करियर में उन पार्टियों को चुना, चाहे कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, जहाँ दलित मुसलमानों के रहनुमाई की गई। हाँ, तो कोई खास वजह? नहीं, ख़ास वजह ये कि मैं वहाँ पे कुछ रोल प्ले कर सकता था, और एक उसकी एक ख़ास वजह भी है कि 47 के बाद मेरा मानना था कि पार्टीशन में पढ़ा लिखा मुसलमान जो है वो सारा एक झटके में चला गया पाकिस्तान। मुसलमानों के पिछड़ेपन की वजह मैं जिन्ना को मानता हूँ, मुस्लिम लीग को मानता हूँ, पाकिस्तान के बनने को मानता हूँ। मैं नेहरू को और हिंदुओं को ब्लेम नहीं करता, मैं मुसलमानों की इस लीडरशिप को ब्लेम करता हूं जो एक साथ पढ़े लिखे लोगों को रह गए। यहाँ पर जो मुसलमान रह गया वो गरीब था, कमज़ोर था, बेपढ़ा लिखा था, वो उसकी कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। और इसीलिए मैंने उर्दू का अखबार निकाला, वरना मैं तो अंग्रेज़ी में जा सकता था, बड़े आराम से अंग्रेज़ी में ज़्यादा कमांड थी मेरी। आपको कहते भी थे लोग कि अंग्रेज़ी मैं बिल्कुल, लेकिन मैंने उर्दू में इसलिए निकाला कि मैं मुसलमानों के बीच में लोकतंत्र को, मैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहता था, उनके अंदर एक डेमोक्रेटिक फीलिंग लाना चाहता था। मेरा मानना था कि सोशल रिफॉर्म मुसलमानों के बीच नहीं हुआ जैसा कि हिंदू लोगों में हुआ, चाहे राजा राम मोहन राय रहे हों, चाहे दूसरे आर्य समाजी आंदोलन रहे, उस तरह के आंदोलन यहाँ पे नहीं हुए। तो मैं इसलिए मुझे लगा कि पढ़े लिखे मुसलमानों को आना चाहिए आगे, क्योंकि मैं जिस लीडर से भी शिकायत करता था, मैं सबसे मुलाकात होती थी इमरजेंसी में, उसके बाद भी सब तमाम लीडर से, वो कहते रहे भाई हम क्या करें, हमें तो ऐसे ही लोग मिलते हैं, मुसलमानों में कोई हमें पढ़े लिखे लोग नहीं मिलते। तो जो लफंगे टाइप के या जो इस तरह के लोग होते हैं, शब्दों का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता, जो शिक्षा से दूर रह गए, शिक्षा से दूर हैं, लेकिन उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए हैं, ये हंगामा करना जानते हैं, वो लोग राजनीति में आते हैं, तो हम उनको आगे लेते हैं, हमें चाहिए, क्योंकि हर पार्टी को चाहिए। तो आप लोग तो आते नहीं हो। तो जब मुझसे ये बार बार बात कही गई, तो मैंने सोचा कि हमें आना चाहिए आगे पढ़े लिखे लोगों को। और मैं जिस वक्त एक्टिव था उस वक्त मुसलमानों में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो थे वो डरते थे मुसलमान का नाम लेते हुए भी, वो अपने को सेकुलर साबित करने के लिए रहते थे। मैं क्योंकि सेकुलर हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती मुसलमान की बात करते हुए। वो जो कम्युनल है जिसके मन में पाकिस्तान है, वो ज़रूर शर्माएगा मुसलमान की लड़ाई लड़ते हुए। मेरे मन में ना पाकिस्तान है। मैं तो आपको एक बात और बता दूँ कि जब कश्मीर में आतंकवाद बना 1990 में, उस वक्त मैं सबसे पहला था, मैंने अपने अखबार से उसके ख़िलाफ़ लिखा सख्त, और मैं गया श्रीनगर और मैं कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हुआ और मैंने वहाँ आवाज़ उठाई, और मेरे सिर पे 5 संगठनों ने इनाम रख दिया, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह टाइगर्स, अल उमर मुजाहिदीन, इन सब ने 35 लाख रुपए का इनाम 1990-91 में मेरे सिर पे रख दिया था। तो जो शाहिद सिद्दीकी को देखे उसको गोली मार दो, उसको ये इनाम मिलेगा। नई दुनिया अखबार पर बैन लगा दिया कश्मीर में, और उसके बावजूद मैं उनके खिलाफ लिखता रहा। मेरे 8 बरस मेरे लिए Y+ सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ी, क्योंकि मेरी जान खतरे में थी। लेकिन मैंने कभी अपनी आवाज़ नहीं रोकी। मेरा मानना है मैं मुसलमान भी मुझसे बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि मुसलमान जब इमाम बुखारी रहे हों या दूसरे रहे हों, मैंने उनके विरोध में हमेशा लिखा, खुल के लिखा, क्योंकि मेरा मानना है कि मुस्लिम कम्युनलिज्म, माइनॉरिटी का कम्युनलिज्म भी उतना ही ख़तरनाक है जितना मेजॉरिटी का। मेजॉरिटी ज़्यादा पावरफुल है तो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को फीड कौन करता है, ग़िज़ा कौन देता है? माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। और मेरा मानना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्टीज़, मैं पार्टियों के अंदर लड़ता रहा कि आप लोग कभी मुसलमान का अपीजमेंट नहीं करते, आप मुस्लिम कम्युनल लीडरशिप का अपीजमेंट करते हो। मुसलमान को कुछ नहीं देते। मुसलमान तो रोज़गार में कांग्रेस के राज में पीछे हटता चला गया ना, आज 2.5-3% रह गया है, जबकि आज़ादी के वक्त तो 20-25% था, वो आहिस्ता आहिस्ता घटता चला गया, शिक्षा में घटता चला गया, हर मैदान में घटा है, क्योंकि इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ ने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसके कुछ लीडरों को, जो कम्युनल लीडर थे, उनका अपीजमेंट किया। और
बस 2-4 दिखावे के काम कर दिए। तो और उसके नतीजे में हिंदुओं में ये फीलिंग आ गई सब कुछ मुसलमानों को मिल रहा है, अपीजमेंट हो रहा है। अपीजमेंट मुसलमानों का नहीं हो रहा था, उनके कुछ नेताओं का हो रहा था। टोपी पहन ली, सर पे बांध लिया, रमज़ान की पार्टी कर दी और लगा के बस मुसलमान। रमज़ान की पार्टी से मुसलमान को क्या लेना देना है? 500 पैसे वालों को, जब तक उन तक शिक्षा और मैं तो योजनाएं इफ्तार ना पार्टियों में जाना बंद कर दिया था कि 10 इफ्तार पार्टियों में जाओ, 10 के 10 में वही लोग मिलते थे और अलग लोग नहीं मिलते थे। वही 150 लोग जो महत्वपूर्ण हैं वही हर पार्टी में नज़र आते थे और वो पूरा एक ड्रामा होता था। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि मेरे जैसे लोगों को हर मैदान में काम करना, शिक्षा के मैदान में काम मैं हमेशा से करता रहा हूँ, स्कूलों कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए सोशल रिफॉर्म का काम मैं करता रहा हूँ, राजनीति भी करता रहा हूँ, पत्रकारिता भी करता रहा हूँ, किताबें भी लिखता रहा हूँ, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे यहाँ बहुत कम हैं लोग जो एक्टिव हों और पढ़े लिखे हों, तो आई कांट डिवाइड। मेरे पास लग्जरी नहीं है, ये इट्स अ लग्जरी। इफ जैसे ब्राह्मण समाज है उसके पास लग्जरी है कि हर तरह के पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में चले जाएंगे, कुछ लोग फिल्म बनाएंगे, कुछ और करेंगे। मुझे सब काम हम जैसे लोगों को एक साथ करने हैं, तो वो मैंने किया। लेकिन आप पर आरोप ये है कि आप जैसे पार्टियां बदलते रहे या आपने सारी जो अपनी राजनीतिक यात्रा की वो इस लालच में की कि राज्यसभा सांसद ही चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन लोगों को आरोप लगाने का पूरा अधिकार है। और क्योंकि लोग खुद अपना इसीलिए राजनीति में आते हैं और बदलते हैं, इसलिए वो समझते हैं कि दुनिया इसीलिए चल रही है। मैं तो जब राज्यसभा मेंबर भी बना, मैंने कभी मैं अकेला हूँ जिसने कोई एमपी के कोठी में आज तक ज़िंदगी में एक रात नहीं रहा हूँ किसी एमपी के बंगले में या कोठी में या फ्लैट में। मैंने कभी नहीं ली, मैंने कोई फैसिलिटीज़ नहीं ली, मैंने कोई गाड़ियाँ नहीं ली, मैंने कोई फ्री के फ़ोन नहीं लिए, क्योंकि मैं विरोध करता हूँ इस वीआईपी कल्चर का। और मुझे राज्यसभा तो अगर लेनी होती तो नरसिम्हा राव ने, मैंने किताब में लिखा भी है, 2 बार मुझे ऑफ़र की, और माधवराव सिंधिया और जतेंद्र प्रसाद ये सब चाहते थे और मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं नरसिम्हा राव के हाथ से बाबरी मस्जिद के पूरे इंसिडेंट के बाद और मुंबई के दंगों के बाद मैं नरसिम्हा राव से कुछ भी अगर लेता तो मेरे पे आरोप लगता कि मैंने अपना जो है कॉन्शियंस बेच दिया है राज्यसभा के लिए। मैं लेने को तैयार नहीं हुआ। मुझे रामकिशन हेगड़े ने 1988 में जब जनता दल बना है, उस वक्त मेनका जी आज भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बुला के मुझे कर्नाटक भवन में उन्होंने ऑफ़र की थी राज्यसभा और कहा था जनता पार्टी में आप जनता दल बनने वाला है, बेंगलोर में उसकी स्थापना हुई थी, आप उसमें शामिल हो जाइए और मैं आपको कर्नाटक से। ऐसा वादा तो आपको मायावती जी ने भी किया था। मना किया, वो तो उन्होंने किया। मैं राज्यसभा में मुझे मुलायम सिंह जी ने भेजा और मैं हमेशा आभारी रहूँगा, क्योंकि उस वक्त मुझे राज्यसभा लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। और मज़े की बात है कि उस राज्यसभा के लिए वैसे तो बड़े बड़े पैसे लेते हैं, मैंने तो जो उसका जो ज़मानत दी जाती है चंद हज़ार रुपए, वो भी मैंने अपनी जेब से नहीं दिए और बड़े आराम से मुझे नेताजी ने जो है राज्यसभा दे दी थी। और जब मैं न्यूक्लियर डील पे मैंने समाजवादी से इस्तीफ़ा दिया है और अमर सिंह से मेरा टकराव हुआ है, तो मायावती जी ने मुझसे खुद ही कहा कि हम तुम राज्यसभा में ले आएंगे, तुम्हारे साथ आ जाओ। मैं इसलिए उनके साथ गया था कि मैं तो काशीराम जी के साथ मैंने पहले दिन से काम किया था। जब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई नहीं थी, DS4 उन्होंने बनाई थी और बामसेफ बनाई थी, उस वक्त वो मेरे पिताजी के साथ काशीराम ने काम किया था। 1962 में जब मेरे पिताजी ने इलेक्शन लड़ा था रिपब्लिकन पार्टी से अमरोहा से जी, तो मेरे काशीराम से मेरे पिताजी से संबंध था। तो लोग एक बात नहीं समझते कि मेरे जो ये संबंध है ना, ये राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए इसके साथ जुड़ गया, फ़ायदा लेने, मेरे ऐसे वो संबंध नहीं है। मेरे संबंध नस्लों के संबंध हैं और वो नस्लों के संबंध जो हैं उसके मुझे फ़ायदे बहुत मिले हैं और नुकसान भी हुए हैं। मेरी पत्रकारिता मेरी पैर की जंजीर बनी है, क्योंकि मैंने अपने अखबार को कभी किसी पार्टी के हवाले नहीं किया। मेरा अखबार जो है, मैं जिस पार्टी में भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, अखबार खुल के लिखता रहा, जो अगर सही था या गलत था लिखता रहा। तो ये विडम्बना भी है और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, हो नहीं सकता। मैं समझता था, हमें शायद एक जोश था, एक गलत फहमी थी कि हम अपनी इंडिपेंडेंस रखते हुए भी राजनीति में ज़िंदा रह सकते हैं। वो होता नहीं। आज राजनीति बदल गई। हम जिस राजनीति से आए थे वहाँ ही संभव था। और हमारे जितने भी राजनीतिक लीडर थे, जिनका मेरे बैकग्राउंड में जो थे वो सारे पत्रकार थे। वो चाहे पंडित नेहरू रहे हों, चाहे मौलाना आज़ाद रहे हों, चाहे खुद महात्मा गांधी अपने अखबार निकालते रहे। तो पत्रकारिता और राजनीति हमेशा साथ साथ चली थी उस वक्त। उसके बाद फिर सब चीज़ें अलग होती चली गई।
लेकिन कितने लकी हैं आप कि इंदिरा गांधी जी का भी इंटरव्यू किया जी, और मोदी जी का भी इंटरव्यू उनका ही नहीं किया, मैंने I.K. गुजराल का भी किया, चंद्रशेखर जी का भी किया, मनमोहन सिंह जी का भी किया। मनमोहन सिंह जी के साथ मैंने काम भी किया, स्टूडेंट लाइफ में उनसे मिला था जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उस वक्त मेरी पहली मुलाकात हुई थी मनमोहन सिंह जी से। नारायणन साहब जो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, उनकी बेटी चित्रा और मैं क्लासमेट्स थे पॉलिटिकल साइंस में। तो उस वक्त से मेरा उनका संबंध था, उनके पास आना जाना था। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने, उनके साथ मेरा बचपन में, मैं राष्ट्रपति भवन में जाके खेलता था, क्योंकि मेरे पड़ोस में मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने पढ़ाया था, प्रोफेसर अब्दुल बारी, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पढ़ाया था। और उनकी जो बहन थी, उनका मर्डर हुआ था, पहला मर्डर 1947 में उन्हीं का हुआ था। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो पार्टीशन के टाइम। तो बाबू राजेंद्र प्रसाद उनको अपना गुरु मानते थे और उनकी जो बहन थी उनको अपनी बहन की तरह प्यार करते थे। तो उन्हें राष्ट्रपति भवन अक्सर बुला लेते थे। उनकी बीवी के साथ बहुत दोस्ती थी, तो वो उनको जाने को होता था कि कैसे जाऊं मैं। तो मैं छोटा सा था, तो मुझे साथ लेके वो 3 व्हीलर में बैठ के राष्ट्रपति भवन जाती थी। तो मैं वो खुशकिस्मत हूँ कि मैंने वो भी टाइम गुजारा। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन मेरे पिताजी के साथ एक रूम में रहते थे, इस्लामिया कॉलेज इटावा में, वहाँ पढ़े थे। तो मेरे पिताजी का और डॉक्टर जाकिर हुसैन का बचपन की याराना था। अब वो मेरे घर आते थे जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, जब जामिया मिल्लिया के वाइस चांसलर थे, तो मेरे घर पे आते रहे खाने। मेरी माँ के हाथ की दाल बहुत पसंद थी, वो दाल खाने आते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर जब वो वाइस प्रेसिडेंट हुए, प्रेसिडेंट हुए, तो अब मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ ये सोच के नहीं कि मैं प्रेसिडेंट के पास जा रहा हूँ, मैं तो जाकिर अंकल के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, ये है कि बच्चे तो बहुत होते हैं जिनको परिवारों में पैदा होते हैं। मेरा दिमाग ज़रा ज़्यादा सोचने वाला, सवाल करने वाला था, इसलिए मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया। मैं शाहिद हूँ, यानी मैं गवाह हूँ, विटनेस हूँ, तो मैं चीज़ों को एब्जॉर्व करता था। बड़ा सोच के आपने नाम दिया किताब का। बिल्कुल, हाँ, वो मैं गवाह हूँ, मैं शाहिद हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन ये तमाम इंटरव्यूज़ आपने किए होंगे जी, लेकिन अभी सबसे चर्चा में तो मोदी जी का इंटरव्यू है, जिसको लेकर आपको हर पत्रकार तलाश रहा है, हर पत्रकार ढूंढ रहा है कि शाहिद सिद्दीकी साहब आ जाएं, एक प्रोग्राम हो जाए। जी। और एक इस वाक्य ने, मैं चाहूँगी थोड़ा इलेबोरेट करके आप बताएं। आपने लिखी ये बात किताब में, क्या प्रॉब्लम थी अहमद पटेल को, जो वो चाहते थे कि ये रुके? कुछ तो कहा होगा। नहीं, मुझे नहीं पता, उनकी अपनी राजनीति थी। शायद वो उस वक्त उन्हें लग रहा था कि हम मोदी को हरा देंगे। 2012 में गुजरात के जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें लगता था कि वो हरा देंगे और शायद मेरे इंटरव्यू से मोदी जी की जो इमेज है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। उनको ये गलतफहमी रही होगी, मैं खुद नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरे इंटरव्यू से इमेज नहीं सुधरने वाली थी। मैंने जो सवाल किए थे सब बड़े टेढ़े किए थे। कैसे हुआ था ये आपने बताया है? हाँ, मैंने कई जगह सुना कि आप जी हाँ, मैं बॉम्बे गया था हेमा मालिनी जी की बेटी ईशा की शादी में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। और तो वहाँ मेरे एक दोस्त हैं जफ़र सरेश वाला, उन्होंने अपने घर पे खाने पे बुलाया और वहीं पे सलीम खान, सलमान के जो पिताजी हैं, वो भी थे और महेश भट्ट। हम 3-4 लोग बैठ के गपशप कर रहे थे। तो सलीम खान ने कहा कि शाहिद मियाँ, तुम सबका इंटरव्यू करते रहते हो यार, मोदी जी का क्यों नहीं करते? मैंने कहा मोदी जी मुझे देंगे नहीं इंटरव्यू। बोले अरे मांगो तो तुम, तभी तो देंगे। मैंने कहा मैं कैसे मांग लूँ, मेरे तो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। और अब वो गुजरात में मैं कहाँ, उससे पहले आप कभी मिले नहीं थे उनसे? मैं मिला था, मैं और वो एक आध डिबेट में साथ रहे थे, एनडीटीवी की डिबेट में, जब वो जनरल सेक्रेटरी थी यहाँ पर। लेकिन मुझे नहीं था कि वो मुझे याद रखते होंगे कि भूल गए होंगे, क्योंकि डिबेट में तो एक ज़माने में एक दिन में 4-4, 5-5 डिबेट्स में टीवी चैनल्स पर जाता था। और मोदी जी भी उस वक्त जनरल सेक्रेटरी से आते, हम भी ज़्यादा उनको महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। हमारी निगाह में अरुण जेटली और ये सब इम्पोर्टेंट थे। ये कौन थे हमें नहीं पता था कि ये कौन है मोदी यार, ठीक है। तो अब वो हफ्ते 10 दिन बाद मेरे पास फ़ोन, अब सलीम खान ने कहा मैं कोशिश करता हूँ। मैंने करें ज़रूर आप। सलीम खान ने बात की होगी या जफ़र सरेश वाला ने बात की, किसने की मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास हफ्ता 10 दिन बाद फ़ोन आ गया उनके ऑफिस से कि आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो सवाल भेज दीजिए। मैं ऐसा सवाल नहीं भेजता, मैं तो ऐसे करूँगा और दंगे पे करूँगा, अगर दंगे पे बोलने को तैयार हूँ तो इंटरव्यू दे दें। उन्होंने फिर वहाँ से आया जवाब के
ठीक है आप आ जाइए, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, पूरा वीडियोग्राफी करेंगे। मैंने कहा सर आंखों पर वीडियोग्राफी आप मांगिए ना वो वीडियो। हाँ, अब वो तो जिस दिन चाहेंगे खुद निकाल देंगे, मीडिया दे देंगे अगर मीडिया को, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने 3 दिन तक मेरा जो ऑडियो है वो ऑडियो ही चलाते रहे। बहुत सारे चैनल्स पे मेरा 3-4 दिन तक मोदी जी के इंटरव्यू का ऑडियो लगातार चलता रहा, घंटों घंटों। तो वो बार बार वो ऑडियो चलता था। तो वो ऑडियो जो है वो इस पे भी आज भी अवेलेबल है इसलिए ऑडियो। आपको अहमद पटेल रोक रहे थे क्योंकि देखिए पब्लिसिटी तो हो ही गई ना जी। तो अहमद पटेल जो हैं वो मेरे पास आए और मुझे उन्होंने एक इशारतन ये कह दिया कि भाई साहब आपकी राज्यसभा दोबारा होने वाली है। समाजवादी पार्टी के पास 7 सीटें थी राज्यसभा की, और उस वक्त कांग्रेस और समाजवादी की कोलिशन बन चुकी थी 2009 से। तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपका नुकसान हो जाएगा अगर आपने इंटरव्यू छापा। मैं इंटरव्यू तो छपेगा, ये तो रुक नहीं सकता किसी हाल में। अहमद भाई की बड़ी इज्जत करता था, मेरे बड़े दोस्त थे, लेकिन अब ये तो मैं नहीं करने वाला कि मैं मोदी जी का इंटरव्यू। नेता थे पावरफुल नेता क्या, नेता तो थे ही नहीं, वो कभी भी नेता नहीं थे। वो पावरफुल व्यक्ति थे, नेता नहीं थे। नेता वो होता है इसके पीछे हजारों लोग चल रहे हों, वो व्यक्ति थे। उनको वो इसलिए पावरफुल थे कि सोनिया गांधी की आंख नाक कान थे वो। अमर अकबर एंथोनी में से एक थे। अमर अकबर एंथोनी तो बाद में अलग थे, वो तो अलग किस्सा है। लेकिन वो अहमद भाई जो थे वो सोनिया जी जो भी कुछ कहलाना चाहती थी, कुछ भी करना चाहती थी, चाहे प्रधानमंत्री से या किसी मुख्यमंत्री को या किसी को, तो अहमद भाई का फ़ोन जाता था। सोनिया जी डायरेक्ट नहीं बात करती थी, अहमद भाई का कहा वो सोनिया जी का कहा समझा जाता था। तो इसलिए मोस्ट पावरफुल आदमी अहमद भाई रहे 2004 से 2014 तक। तो अहमद भाई ने मुझे ये एक तरह का, तो राज्यसभा अगर मुझे चाहिए होती तो मैं कहता कि अहमद भाई ठीक है इंटरव्यू तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, बताओ राज्यसभा कैसे दे रहे हो। तो मेरे लिए राज्यसभा, मैं नहीं कहता कि मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए थी, लेकिन मुझे अपनी कीमत पे चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पे कोई चीज़ नहीं चाहिए। मुझे गिरने को, मुझे पता है कि राजनीति में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैं कितना गिरूंगा, उससे नीचे मैं गिरने को तैयार नहीं हूँ राज्यसभा के लिए। देखिए ना, अभी आप थोड़े देर पहले कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी के तो आप शुक्रगुजार हैं। हाँ मैं गुजार हूँ, लेकिन फिर उसी पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया गया। भाई वो इसलिए कि मैं असहमत हुआ, और राजनीति है ये तो। मुलायम सिंह जी ने 2000, मैं मुलायम सिंह जी की बड़ी मदद की थी मैंने, और मुलायम सिंह जी को जो मुसलमानों में उनकी इमेज बनी है उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ था, मेरे अखबार का बहुत बड़ा हाथ था। और मुलायम सिंह जी इस बात को मानते रहे, वरना बिला वजह मुझे राज्यसभा देने वाले थोड़ी थे, मैं कोई इतना बड़ा नेता थोड़ी था। लेकिन मुलायम सिंह जी ने इसीलिए मुझे दिया, जनरल सेक्रेटरी बनाया पार्टी का पहले, उसके बाद आए मेरे पास खुद कि मेरी पार्टी ज्वाइन करो, और फिर जनरल सेक्रेटरी बनाया, और फिर मुझे राज्यसभा दी 2002 में ही मुझे राज्यसभा। मैं 99 में उनकी पार्टी में आया, 99 एंड में, और फिर उन्होंने आते ही मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं 2002 में उनसे नाराज़ हो जाता है कि 2009 में क्या करने वाले हो आप। तो मुझे तो थोड़ी पता 2009 में 2012 में क्या करेंगे। अब 2012 में उनकी मजबूरी हो गई थी कि वो कांग्रेस के खिलाफ की वजह कांग्रेस साथ हो गए थे। अब अमर सिंह खेल रहे थे अहमद पटेल के साथ मिलके, जो 3A की बात कर रही थी आप। तो पहले 3A होते थे अमिताभ बच्चन, अमर सिंह और अनिल अंबानी। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें चौथे A आ गए अहमद भाई पटेल। तो ये 4A जो हैं उसमें अमिताभ निकल गए थे, फिर ये 3A रह गए थे। उस वक्त तक अमिताभ से बिगड़ चुकी थी अमर सिंह की। नहीं, मुझे जहाँ तक ख्याल है वो 3A जो बने थे वो अहमद पटेल, 3A पहले जो बने थे जो अमर सिंह के साथ, जो 2000 से 2002 से जो बने थे, बल्कि कहना चाहिए वो अमिताभ बच्चन, अमर सिंह और अनिल अंबानी। बाद में उसमें अहमद भाई पटेल जुड़े अमिताभ की जगह। तो 3 तो रहे, लेकिन उसमें चेंज हो गया एक A, वही आ गया 12। चलिए, आपने एक लंबा अरसा गुजारा है यूपी की राजनीति को, अभी आप फिलहाल कैसे देखते हैं? चूंकि पत्रकारिता तो कर ही रहे हैं आप अभी। देखिए, यूपी में पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देख लिया कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें ले गई जितनी खुद मुलायम सिंह के ज़माने में कभी नहीं आ पाई थी। तो मेजॉरिटी जो है वो वोटर की समाजवादी के साथ गई, बीजेपी के साथ नहीं गई। अब असेंबली इलेक्शन में देखना होगा कि क्या होता है। और राजनीति में मैं तो 1 हफ्ते को बहुत लंबा समय मानता हूँ, 7 दिन जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं। और अभी तो ये 2 साल 2027 में इलेक्शन होगा, तो अभी तो 2-2.5 साल
बाकी हैं। तो इस बीच में क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन लेकिन मोदी ये जी कि हाँ, लेकिन ये है नहीं, देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि लोग, पत्रकार भी जो है वो हम लोग क्यों देख पाते हैं आगे तक, क्योंकि हम सिर्फ पत्रकार जो अभी हो रहा है उसको देखता है, जो हिस्टोरियन है वो जो हो चुका उसको देखता है, पॉलिटिशियन जो है वो देखता है कि मैं अपने फ़ायदा कैसे उठाऊं। मेरे जैसा आदमी सारी चीज़ों को सामने रख के देखता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो बीजेपी है उसका ग्राफ उठ रहा है यूपी में। मुझे तो बीजेपी का ग्राफ गिरता नज़र आ रहा है यूपी में भी और इंडिया पूरे देश में भी। अगर नहीं गिरता तो 240 सीटें, और 240 सीटें भी उसमें से अगर आप हिसाब लगा लें तो कम से कम 50-60 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल मैनेज हुई हैं लास्ट बहुत मामूली वोटों पर। तो लेकिन जैसे आप देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, जिस अब वो छोड़िए, उसमें मैं जानना नहीं चाहता हूँ कि क्या मैनेज हुआ है, कैसे मैनिपुलेट हुआ है। महाराष्ट्र में किस तरह से लास्ट मोमेंट पे लाखों वोट जो है खड़ा किया गया, इलेक्शन कमीशन का अपना रोल है, उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ। मैं किताब पे बात करूँगा, तो इसलिए उस पर फिर कभी कर लीजिएगा। बिहार पे भी बोल ही दीजिए, क्या लग रहा है आपको? बिहार में मैं चंद महीने पहले तक तो मैं ये मान के चल रहा था कि बिल्कुल क्लियर है बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए, लेकिन अब मुझे शक होने लगा है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप में ये बेड़ा पार होगा, क्योंकि गले की हड्डी बन गए हैं नीतीश कुमार, बीजेपी के गले की हड्डी बन गए हैं। नीतीश कुमार के बिना भी नहीं चल सकते वो, और नीतीश कुमार को लेके भी चलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जो पब्लिक है वो एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ है, और नीतीश कुमार जो पलटियां खाते रहे इधर से उधर उससे नाराज़गी है, और जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ। कल तक तो बीजेपी कह रही थी कि बर्बाद कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, नीतीश ने कुछ नहीं किया। अब वही डिफेंड कर रही है, जाके वही वर्कर डिफेंड कर रहा है नीतीश कुमार के काम को, नीतीश कुमार को। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार को छोड़ते हैं तो मरेंगे, साथ लेके चल रहे हैं तो उसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो इन हालात, और फिर जिस तरह से वहाँ पे कैंपेन को बहुत एग्रेसिवली, हालांकि सीटें शायद नहीं मिलेंगी कांग्रेस को इतनी, जो एग्रेसिव कैंपेन राहुल गांधी ने किया और उसका इम्पैक्ट मैं ज़मीन पे देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि इस वक्त बिहार जो है ओपन हो गया है। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन अल्टीमेटली जीतेगा, लेकिन अब कोई खीर हलवा नहीं रहा बीजेपी के लिए बिहार, अब जो है टेढ़ी खीर हो गई है। अभी इस किताब के अलावा क्या क्या जानकारी छुपाए बैठे हैं शाहिद भाई आप? नहीं, कोई छुपाए नहीं बैठा, मैं तो हमेशा खुली किताब रहा हूँ। मेरे जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे लगता है 10 किताबें आप और लिख सकते हैं। बिल्कुल मैं लिखूंगा, और मैं एक किताब तो मैं लिखना चाहता हूँ इस देश के जो मुसलमान और हिंदू का जो रिश्ता है, उस रिश्ते की बुनियादें क्या हैं और आगे कैसे वो पुल बन सकते हैं और कैसे इस देश का निर्माण हो सकता है। उस पे मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आने वाली नस्लों के लिए कुछ वैचारिक बातें लिखना चाहता हूँ। ये वैचारिक इतना नहीं है जो मैंने लिखा है, ये तो मैं एक इतिहास के लिए कुछ छोड़ देना चाहता था। घटनाओं पर केंद्रित है। हाँ, घटनाओं पर केंद्रित है, और इतिहास को समझने पढ़ने वाले को एक आसान कर देना कि व्यक्तित्व को लोगों के समझें, लीडरों के, क्योंकि लीडरों के क्या हुआ, किस तारीख को कौन बना, ये सब आ जाता है इतिहास में, लेकिन वो व्यक्तित्व क्या था, अंदर कमज़ोरियाँ क्या थीं, खूबियाँ क्या थीं, वो आपको मेरे जैसे मेमोइर से मिलता है। लेकिन अब मैं कुछ बुनियादी काम करना चाहता हूँ एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एज अ इंडियन हु cares for this country and for the society of India and for the people of India, and I believe कि हिंदुस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया को लीड करेगा आने वाले 100 साल में, लेकिन एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हमें सोशल हारमनी चाहिए। सोशल हारमनी के बिना कोई देश इकोनॉमी डेवलप नहीं कर सकती, पॉलिटी डेवलप नहीं कर सकती। तो सोशल हारमनी के लिए ज़रूरी है कि हम इस देश के अंदर एक तो जात पात की राजनीति से ऊपर उठ पाएँ, उससे हम निकलें, दूसरे हम सांप्रदायिक राजनीति से निकलें। अगर नफ़रत की राजनीति इसी तरह से बढ़ती रही तो फिर क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी और हमारी पॉलिटी भी बैठ जाएगी और हम जो आगे जा सकते थे, हम नुकसान हुआ है। मैं तो देखिए चाइना गया था राजीव गांधी के साथ 1988 में, और खिड़कियां खोली थी, हमने रास्ते खोले थे। उस वक्त मैं चाइना जाके मैंने देखा था, मैं हैरान हो गया, कोई बिल्डिंग नहीं थी बीजिंग में, सब 2-3 स्टोरी की बिल्डिंग थी, सड़क पे सिर्फ साइकिलें चलती थी। ये 1988 की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त इंडिया जो है फार अहेड था चाइना से। सो मच प्रोग्रेस चाइना हैज सीन। और उसके अगले 10 साल में
अगले 10 साल में चाइना ने ज़बरदस्त प्रोग्रेस की। हमारे यहाँ क्या हुआ कि राजीव गांधी आए नहीं पावर में, कोलिशन, वीपी सिंह आए, ये आए, देवगौड़ा आए, के गुजराला, स्थिरता ख़त्म हो गई। वीपी सिंह के बारे में भी आपने लिखा है। हाँ, वो लिखा तो बहुत कुछ है, अब फिर कभी इंटरव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि सारी किताब लोगों के लिए, किताब पढ़ने के लिए भी छोड़ दीजिए। किताब में बहुत कुछ है, लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज की नस्ल के लिए जो बहुत सारी कहे सुने पे, अफवाहों पे आधारित अपनी सोच बनाती है, तो उसकी सोच में टेढ़ी सोच हो जाती है। अपनी सोच को सीधा करने के लिए मेरी जैसी किताबें पढ़े। तो मैं दर्शकों से कहूँगी कि ये जो किताब है इसमें बहुत जानकारी का खजाना है। आप चाहें तो इसको ज़रूर खरीदिए और पढ़िए, क्योंकि जो दिमाग की खिड़कियां हैं शायद वो खुल जाएंगी। हाँ। नहीं, मैं नहीं कहता कि मैंने ही सब सच लिख दिया। बहुत सारी बातें मैंने लिखी हैं, उस पर सवाल उठाइए। मेरा हमेशा मानना है, मैं जब प्रोफेसर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बच्चों से एक ही बात कहता था कि पहला काम मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा, सवाल पूछना। और सवाल किससे पूछना है? अपनी किताबों से, अपने आप से, अपने पिताजी, अपने पेरेंट्स से, अपने माहौल से, अपने धर्म से, अपने वातावरण से। क्योंकि जब सवाल पूछता है आदमी, तो आधा जवाब तो उसे मिल जाता है जब वो सही सवाल पूछ लेता है, और आधा जवाब वो ढूंढ लेता है। उसे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं होती। तो दुनिया में हमेशा, और मैंने पढ़ाने में किया, जब मैं 1974 में 24 साल की उम्र में बन गया था प्रोफेसर, और यही मैंने पार्टियों में आके किया। पार्टियों में उसका नुकसान हो गया, लेकिन मैं मानता हूँ कि देश के नौजवानों को सवाल पूछने चाहिए। और विकास तभी होता है कि आज यूरोप, अमेरिका साइंस और दूसरी टेक्नोलॉजी में आगे क्यों है? क्योंकि वो इंक्विजिटिव हैं। वो उनके यहाँ जो एजुकेशन है वो सवाल पूछने वाली है। हमारे यहाँ के नहीं, सवाल नहीं पूछना, चुप। माँ बाप भी कहते हैं, स्कूल में टीचर भी कहते हैं, नहीं जो हमने कह दिया बस पढ़ो, हाँ पूछो मत, चलो जो हमने कह दिया वो ठीक है। नहीं, जो तुमने अगर सवाल ना पूछते तो दुनिया वहीं रुकी रहती। अगर न्यूटन ये ना पूछता कि सेब मेरे सिर पे गिरा क्यों, सेब तो गिर रहे थे, लाखों साल से गिर रहे थे, किसी ने पूछा नहीं। न्यूटन ने पूछा क्यों गिरा, तो आप चांद पे चले गए। अगर ना पूछता तो आप यहीं बैठे रहते। लेकिन किताब में आपने जो एक दिल्ली की खूबसूरती दिखाई है ना, जी। वो हम सबके सोच से परे है। हम सोच भी नहीं सकते, हालांकि लंबे मैं दिल्ली पे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ। किताब में दिल्ली पे लिखना चाहता हूँ। किताब से ज़्यादा मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ दिल्ली पे, दिल्ली और दिल्ली वाले। क्योंकि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, आज करोड़ों लोग रह रहे हैं और आते हैं, वो दिल्ली को जानते ही नहीं। दिल्ली कितनी मज़े का शहर है, कितने चटपटा शहर है, कितना मैजिकल शहर है। दिल्ली की गलियाँ, कूचा घासीराम, बाजार सीताराम, वहाँ पे पुरानी पंडितों की हवेलियाँ, कश्मीरी पंडितों की हवेलियाँ, उसके जो वो थे, कैसे कबूतरबाजियाँ होती थी, कबूतरों के उसमें लड़ाइयाँ होती थी। हिंदू मुस्लिम झगड़ा कबूतरों के ऊपर होता था, कौन किसके कबूतर तोड़ के ले गया। पतंगबाजी में होता था छतों के ऊपर, लाल किले पे के मैदान में सामने पतंगबाजी के मुकाबले होते थे। ये सारा था। और दिल्ली की चाटें, दिल्ली की नहर बहती थी चांदनी चौक में, वो सारे मज़े थे। तो दिल्ली जो है बड़ी मज़े की जगह थी। तो मेरे जैसे लोग, बस आखिरी थोड़े बहुत और लोग हैं जो बचे हैं जो दिल्ली को देखा है जिन्होंने। लेकिन दिल्ली मैं समझता हूँ किसी वेनिस और किसी पेरिस और उससे ज़्यादा खूबसूरत शहर था ये, जो कि आज जिस दिल्ली 6 को लोग कह रहे हैं दिल्ली 6, भाई दिल्ली 6 ही दिल्ली थी, बाकी सब तो गांव थे। दिल्ली गेट के बाहर हम समझते रहे गांव, तुर्कमान गेट के बाहर, अजमेरी गेट के बाहर गांव, और ये जो पूरा था पुराना किला और सब जंगल बन चुका था। चलिए इस पे भी करेंगे बात, इस पे अलग से पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।